जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है एसीजी क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। तो कुछ पॉइंट्स हैं, देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह वस्तु जिसका द्रव्यमान, आयतन, कठोर, घनत्व और हमारी ज्ञान इंद्रियां जो है अनुभव कर सके, वह पदार्थ कहलाता है। पदार्थ भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 5 भाग में बांटा गया है और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पढ़ेंगे भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के 5 प्रकार, उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार। तो चलिए। ठोस, इसका आयतन और आकार जो होता है नियत रहता है। ठोस, इसका आयतन और आकार क्या होता है? नियत रहता है। द्रव्यमान, इसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है लेकिन आयतन जो होता है वह निश्चित होता है। ब्रोमीन द्रव है लेकिन अधातु। पारा द्रव धातु है। देखिएगा, ये कुछ अपवाद हैं। ब्रोमीन द्रव है लेकिन यह धातु है और पारा द्रव है लेकिन यह धातु है। और गैलेनियम को हथेली पर लेने पर यह पिघल जाता है। द्रव के रूप में यह हो जाता है। और अगला है गैस, इसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। कुल गैसों की संख्या कितनी है? 11 है। सबसे हल्की गैस क्या है? हाइड्रोजन। और सबसे भारी गैस रेडॉन। प्लाज्मा यह उच्च तापमान पर पाया जाता है और जैसे यह सूर्य में पाया जाता है। बोस आइंस्टीन संघनन यह निम्न तापमान पर पाया जाता है, जैसे हीलियम। अब देखिएगा रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार। पहला है तत्व। तत्व किसे कहते? तत्व पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप है जो सबसे छोटे कण, तत्व का सबसे छोटा कण जो होता है परमाणु होता है। कुल तत्व की संख्या 118 है। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्व के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला देखिएगा धातु। धातु ये आवर्त सारणी के बाएं भाग में पाए जाते हैं। यह आवर्त सारणी के बाएं भाग में पाए जाते हैं और ये प्रथम से 13वें में वर्ग के तत्व हैं। और एस ब्लॉक में अपवाद हीलियम है। अपवाद में हीलियम है। पी ब्लॉक में 13वां वर्ग में है। और कुल धातु की संख्या कितनी है? 89 है। और एफ क्या कहते, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सभी धातु पाए जाते हैं। देखिए, एस ब्लॉक में बोलेगा तो एक धातु पाया जाता है और पी ब्लॉक में 13वां तत्व है जो धातु पाया जाता है। अधातु ये आवर्त सारणी के दाएं भाग में पाए जाते हैं। 14 से 18 के तत्व हैं ये। 14 से 18 तत्व के हैं और ये किस भाग में? दाएं भाग में पाए जाते हैं। और अधातु बाएं भाग में पाए जाते हैं। उपधातु ये धातु तथा अधातु दोनों गुण वाले होते हैं। ये अधातु और धातु गुण वाले होते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं ये सभी। और ये धातु और अधातु के बीच का अंतर जो है स्पष्ट करता है। दूसरा है यौगिक इनमें तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है। इसमें तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है। CaCO3 एग्जाम्पल के लिए CaO। एक है अगला मिश्रण। इनमें तत्वों का अनुपात जो होता है यह निश्चित नहीं होता है। पानी और नमक का मिश्रण।
पानी और नमक का मिश्रण, पानी अधिक रहता है, नमक थोड़ा कम रहता है, इसमें इसका अनुपात जो होता है निश्चित नहीं होता। यौगिक में होता है कि इसका तत्वों का अनुपात जो होता है यह निश्चित होता है। अब देखिए क्वेश्चन आया है, जल का शुद्धतम रूप क्या है। देखिए जल का शुद्धतम रूप क्या है, यह समुद्र का जल है और नल का जल है, वर्षा का जल और आशुद्ध जल। इसका शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। इसका डिटेल्स देखते हैं, नीचा है इसमें पढ़ेंगे। जल का शुद्धतम रूप क्या है, वर्षा का जल है। वर्षा का जल, समुद्री जल का पीएच मान 7.5 से लेकर 8.4 पारास के बीच होता है। वर्षा के दो बूंदों के गोलाकार होते हैं पृष्ठ तनाव का। वर्षा के बूंदों के गोलाकार होने के कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्रव द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। द्रव का जो ताप बढ़ने पर क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। क्रांतिक ताप पर क्या होता है, शून्य होता है। पूछेगा द्रव पर ताप बढ़ने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर वह शून्य हो जाता है। जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। वायु में नमूने में क्या है, वायु के नमूने में क्या है, केवल ऑक्सीजन गैस है, केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और केवल और डी नंबर ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अक्रिया गैस। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा, डी। वायुमंडल में सारे गैस मौजूद हैं। और डिटेल्स में पढ़ेंगे, वायु के विभिन्न गैसों का अनुपात 78.07% है, जो क्या है, नाइट्रोजन है। सबसे अधिक वायुमंडल में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, और सबसे कम कार्बन। ऑक्सीजन कितना, 20.093%, कार्बन 0.3% और आर्गन 0.93% और अन्य भी गैस पाए जाते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक अस्थायी तत्व जलवाष्प है। क्या है, जलवाष्प है। रेडॉन छोड़कर सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं। रेडॉन छोड़कर सभी अक्रिय तत्व जो है, अक्रिय गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं। अक्रिय गैस को ही नोबेल गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस को ही नोबेल गैस कहा जाता है। 6 प्राकृतिक अक्रिय गैस आता है। इनमें 6 प्राकृतिक अक्रिय गैस क्या आता है। हाल ही में एक नए अक्रिय गैस ऑर्गेनस की खोज की गई है और इसके अक्रिय गैस की संख्या 7 हो गई है। क्या हो गई, इससे अक्रिय गैस की संख्या 7 हो गई। ऑर्गेनस परमाणु संख्या 118, परमाणु संख्या 118। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है, अज्ञात है, स्थिर है, के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है और शहर के औद्योगिकरण पर निर्भर नहीं है। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर क्या है, अलग अलग है। देखिएगा डिटेल्स में, देखिए अलग अलग है। समानता 78.07% नाइट्रोजन है, 20.93% ऑक्सीजन है, आर्गन 0.93% है, कार्बन 0.3
0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है तथा अन्य गैस पाई जाती है। वायु क्या है, समांगी है कि विसमांगी है? वायु एक समांगी मिश्रण है। वायु में विभिन्न गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रभाववाजी आश्वासन विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। प्राप्त करने में प्रभाववाजी आश्वासन विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। गैसों को प्राप्त करने के लिए किसका प्रभाव करते हैं? प्रभाववाजी आश्वासन विधि का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, प्रभाववाजी आश्वासन विधि का प्रयोग करते हैं। यह क्रायोजेनिक पृथक्करण विधि है। यह एक क्या है? क्रायोजेनिक पृथक्करण विधि है। इस विधि का प्रारंभ सर्वप्रथम कार्ल वॉन लिंडे ने किया था। कौन किया था? कार्ल वॉन लिंडे ने किया था। चौथा देखिएगा, लोहे की वस्तुओं में जंग का बनने का क्या कारण है? फेरस क्लोराइड, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, और फेरिक सल्फेट और फेरिक क्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा बी, फेरिक और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण ही जंग लगने का कारण है। लोहे की वस्तुओं में फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होता है जंग। लोहे की वस्तु में जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड मिश्रण के कारण होता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन जैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप में गुण हमेशा के लिए बदल जाता है, अर्थात ये नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे के जंग लगना। ये अब आगे देखेंगे। लोहे के जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है। जंग का सामान्य सूत्र होता है Fe2O3 XH2O। X जो है अणुओं की संख्या है। जंग लगने का दो प्रमुख कारण ऑक्सीजन की उपस्थिति और नमी की उपस्थिति से जंग लगता है। लोहे में जंग लगने से इसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जस्ता का लेप किया जाता है, और जिसमें गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण का यदुलेपन किया जाता है। क्या किया जाता है? जस्ता का लेप किया जाता है, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण किया जाता है। वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? शरीर के लिए आवश्यकता है। ऑक्सीजन के तनु करता है, जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। और सी नंबर है, ऑक्सीजन को रक्त में घुलनशील बनाती है। ऑक्सीजन को रक्त में घुलनशील बनाती है। और डी नंबर ऑप्शन है, वायु के घनत्व को कम करती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑक्सीजन को तनु करता है और अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। अब इसका कुछ डिटेल्स है। डिटेल्स मेनली रूप से परीक्षा के लिए ज़रूरी है। जब भी आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो उसके पीछे जो जितना भी डिटेल्स है उसको पूर्णतः रूप से करें, ताकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं डिटेल से ही पूछे जाते हैं। वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का तनु करता है, शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील होता है।
नाइट्रोजन शुद्ध अवस्था में क्या होता है, अत्यंत क्रियाशील होता है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में, वायु की टायरों में किया जाता है और द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग प्रगतिशील प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने के लिए और निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा करने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। और द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में करते हैं। पौधे में नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, यूरिया है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया है। यूरिया एक पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। ये पूछ लेता है कभी कभार कि यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा NH2CO NH2 होता है। मनुष्य का शरीर भी 3% नाइट्रोजन से बना है और नाइट्रोजन प्रोटीन का प्रमुख घटक है। मनुष्य का शरीर 3% नाइट्रोजन से बना है और नाइट्रोजन प्रोटीन का प्रमुख क्या है, घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जंग लगे लोहे का वजन बिना जंग लगे लोहे के वजन का क्या होता है, इसका हो जाएगा कुछ अधिक होता है। ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ अधिक होता है, बराबर नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, लगभग बराबर नहीं, कुछ अधिक होता है। और इसका डिटेल्स देखेंगे। लोहे में लगे हुए जंग का वजन बिना जंग लगे लोहे से कुछ अधिक होता है। लोहे में जंग लगने से इसका वजन बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और लोहे का समान सूत्र Fe2O3H2O होता है। परम शून्य ताप क्या है, परम शून्य ताप क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप डिटेल्स में देखेंगे। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप परम शून्य ताप कहा जाता है। ताप मापने के लिए पैमाना -273 ° शून्य तापमान माना जाता है। यह परम तापमान पैमाना कहलाता है। इस तापमान पर गैसों का सभी गुण धर्म समाप्त हो जाता है। इस तापमान पर गैसों का सभी गुण धर्म क्या होता है, समाप्त हो जाता है। गैस का आयतन भी शून्य हो जाता है। गैस का आयतन भी शून्य हो जाता है। ताप परम शून्य ताप की संकल्पना विलियम थॉमस, जो लॉर्ड केल्विन के नाम से जाने जाते थे। विलियम थॉमस जो क्या थे, लॉर्ड केल्विन के नाम से जाने जाते थे, उसने दिया था। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। लोहे में पाइपों को संरक्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते का परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अभी भी बताए थे, गैल्वेनोकिलन और जस्ता किलन। इसका आंसर हो जाएगा सी। लोहे में पाइपों की जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहलाता है। विद्युत लेपन निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसके आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को ही विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन क्या है, निम्न कोटि धातु
निम्न कोटि धातु को सुरक्षित रखने के लिए, उसको आकर्षक सुंदर बनाने के लिए उच्च कोटि के धातु को एक पतली परत चढ़ाना ही विद्युत लेपन कहलाता है। इसका बल्कनीकरण क्या है? प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित कर कठोर बनाने की प्रक्रिया बल्कनीकरण कहलाता है। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित कर कठोर बनाने की प्रक्रिया ही बल्कनीकरण कहलाता है। ये सभी जो है कुछ न कहीं ना कहीं एग्जाम में आएंगे जरूर, एक बार इसको देख लीजिएगा। तापानुशीत, तापानुशीत क्या है? धातु कर्म में एक ऊष्मा उपचारक है और जिसमें क्रांतिक ताप अधिक और किसी वस्तु पर गर्म किया जाता है तत्पश्चात किसी निश्चित ताप पर बनाए रखे हैं तथा अंत में ठंडा किया जाता है। तापीकुनर क्या है? धातु कर्म में एक ऊष्मा उपचारक है। धातु कर्म में एक ऊष्मा उपचारक है जिसमें क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तत्पश्चात किसी निश्चित ताप पर बनाए रखने के लिए तथा अंत में उसे ठंडा किया जाता है। उसको निश्चित ताप पर बनाए रखने के लिए उसको ठंडा किया जाता है। इसी को तापानुशीतन कहते हैं। इससे धातु की तन्यता क्या होती है? बढ़ जाती है और कठोरता क्या होती है? घट जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। रासायनिक रूप से शुष्क हिम है डाई आइस। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठोस कार्बनिक डाइऑक्साइड। ठोस कार्बनिक डाइऑक्साइड। और डिटेल्स में देखेंगे। रासायनिक रूप से शुष्क हिम ठोस कार्बनिक डाइऑक्साइड को कहा जाता है। शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। कार्बनिक डाइऑक्साइड गैस CO2 78.5 डिग्री सेल्सियस या 109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट या 194.65 केल्विन पर ठोस को बदल दिया जाता है। इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। अगर डिग्री में आपको पूछे तो 78.5 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में पूछे तो 109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछे तो 194.65 केल्विन में बदल दिया जाता है। इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ अद्वितीय नॉन पोलर अणु है जिसका द्विध्रुव आघूर्णक शून्य होता है। द्विध्रुव आघूर्णक क्या होता है? शून्य होता है। ठोस पदार्थ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच अंतराण्विक वैन डर वाल बल कार्य करता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं के बीच कौन सा बल कार्य करता है? अंतराण्विक वैन डर वाल बल कार्य करता है। शुष्क बर्फ का घनत्व 1.4 से 1.6 GM ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। शुष्क बर्फ का उपयोग फ्रोजेन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है। शुष्क बर्फ का प्रयोग फ्रोजेन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में करते हैं। शुष्क बर्फ के संबंध में सर्वप्रथम फ्रेंच वैज्ञानिक थियोरियर ने बताया था। शुष्क बर्फ के संबंध में सर्वप्रथम फ्रेंच के वैज्ञानिक थियोरियर ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। क्लोरीनीकरण और आश्वासन, फिल्टर और निस्तारण।
इसका ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीकरण। शोधन की प्रक्रिया जल आपूर्ति के लिए जल की शोधन की प्रक्रिया क्लोरीकरण की प्रक्रिया से क्या होती है, पूरी होती है। क्लोरीकरण गैस फूलों का रंग उड़ा देता है। क्लोरीकरण करने पर फूलों का रंग उड़ा देता है। क्लोरी का उपयोग कर कार्बन यौगिक औषधियों, शाकनाशी तथा कीटनाशक संश्लेषण की क्रिया में किया जाता है। ब्रोमीन का उपयोग एथिलिक ब्रोमाइड संश्लेषण में होता है। ब्रोमीन का उपयोग एथिलिक ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है। और जल का शुद्धिकरण आश्वासन विधि द्वारा होता है। और आश्वासन मिश्रित द्रव के अवयवों को वाष्पन प्रक्रिया के अंतर के आधार पर अलग करने पर यह विधि है। यह एक भौतिक पृथक्करण विधि है। प्रभाववाजी आश्वासन के कच्चे तेल से अन्य अवयव प्राप्त करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि। प्रभाववाजी आश्वासन कच्चे तेल से अन्य अवयव प्राप्त करते हैं। आश्वासन विधि से वायु के घटक के गैसों को प्राप्त होते हैं। विधि से वायु से घटक गैस प्राप्त होते हैं। इसी विधि को किण्वन उत्पादों में स्राव प्राप्त होते हैं। किण्वन उत्पादों से क्या होते हैं, स्राव उत्पाद होते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल स्टार्ट करेंगे। इससे आगे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आज करेंगे। जी धन्यवाद आप सब देखने के लिए। ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। क्लास कैसा लगा कमेंट करें। जी हाँ, थैंक यू।